जय हिंद साथियों। आज से आपके एसएससी सीजीएल के लिए संविधान की क्लास शुरू होंगे, यानी इंडियन पॉलिटिकल साइंस के। और इंडियन पॉलिटिकल साइंस कराने से पहले मैं आपको एक हास्यप्रद बात बताना चाहूंगा बेटा बच्चे। देखिए, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी ने जो एसडीएम बनी है, तो उन्होंने ऐसा कृत्य किया है कि जो असामाजिक है। माने कहने का तात्पर्य है किन्हीं भी परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थितियों में, यानी कोई परिस्थिति रही हो, हम नहीं जानते हैं कि पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति अगर होता है, पीसीएस अधिकारी होता है, तो मेरे हिसाब से तो इतनी तो मानवता और इतना तो आपके मतलब कॉमन सेंस जरूर होगा कि उनको ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा एक आपके अभियान चलाया गया, योजना चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे ऐसा लगता है प्यारे बच्चों, इसका साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माने उस कन्या को, उस लेडीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी रही हो, ऐसे भरोसा वो जो लोगों का समाज के प्रति है और जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति पे से, समाज से और एक दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भरोसा उठ जाएगा। दिल्ली और मुंबई और आपके ऐसे महानगरों में आप देखते हैं कोई किसी से बात नहीं करता है, माने सब फोन से लगे रहते हैं, सब आदमी मशीन हो चुका है, याद रखिएगा। और एक गांव में संस्कृति देखने को मिलती है और ये संस्कृति हमें कहीं नहीं मिलती है। चलिए फिलहाल मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, अपने टॉपिक पर आता हूं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि ज्यादा फालतू का नहीं पढ़ेंगे। सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको अदर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और संभवतः इसमें से प्रश्न पूछा जाए। वैसे सच बोलना चाहिए, वास्तविकता तो यह मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और आपके एग्जीक्यूटिव वगैरह, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और एक प्रश्न आ जाता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से। प्यारे बच्चों, यहां पर देख लेते हैं, ये संविधान के स्रोत हैं। तो संविधान के स्रोत याद करने की मैंने बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई है बच्चों। अब उस ट्रिक को देख लेते हैं। एक ब्रिटेन की आयर नीति संघ कनाडा गढ़ फ्रांस ने जीती। एक ब्रिटेन की आयर नीति संघ कनाडा गढ़ फ्रांस ने जीती और जर्मनी चला कछुए की चाल, इसी ने लगाया आपातकाल। अमेरिका ने अधिकार बुना और इसी ने राष्ट्रपति को चुना। रूस ने कर्तव्य निभाया, ऑस्ट्रेलिया प्रस्वर्ती लाया, दक्षिण अफ्रीका ने संशोधन किया और तब जाकर के संविधान बना। अर्थात ये क्या मतलब है, जरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारे भारतीय संविधान के स्रोत है सर्वाधिक संविधान, याद रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिए भारतीय संविधान सर्वाधिक, याद रखो सर्वाधिक, आपके याद रखिएगा संविधान कहां से लिया गया है। सर्वाधिक जो संविधान है ना बेटा, वह लिया गया है बेटा, कहां से लिया गया है, लिया गया तो कहां से लिया गया बेटा, 1935 के आपके भारत शासन अधिनियम से। भारत आपके शासन अधिनियम से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा संविधान यहीं से लिया गया है। और याद रखिए कितना परसेंट लिया गया, लगभग 70% लिया गया है। यानी कितने आर्टिकल लिए गए हैं, 200 आपके 50 आपके आर्टिकल माने अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यानी भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा हमारा भारतीय संविधान लिया गया है। और सर आइवर जेनिक्स नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला। अब वो नालायक क्या जाने, देखिए एक कम्युनिकेशन होता है, गलत बात है, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय संविधान उधार का थैला। अरे हमने तुम्हारे विचार लिए हैं। आखिरकार अगर देखें कि मौर्य काल में चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने, यानी विष्णुगुप्त ने क्या किया था, अपनी एक अर्थशास्त्र लिखी और उस अर्थशास्त्र में पूरे शासन की व्यवस्था दी गई है। और वो जो शासन की क्रमबद्ध तरीके से जो आपके जो है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण है, आपके केंद्र से लेकर के आपके ग्रामीण स्तर तक का, मौर्य काल का चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो वो शासन की व्यवस्था दी गई है। गुप्तचर कैसा विभाग होना चाहिए, कौन सा विभाग कैसा होना चाहिए। तो अब जब ये विदेशी आक्रांता भारत आए,
अरबी लोग वगैरह, तो ये भारतीय संविधान को क्या किया इन्होंने, भारतीय संविधान को, भारतीय आपके विज्ञान को, भारतीय अनुसंधान को, भारतीय विकास को यहां से अध्ययन करके, अलबरूनी है, बर्नी है, इतिहासकार, ये यहां से अध्ययन करके अरब ले गए अपना हमारा ज्ञान। अरब ले गए तो अरब वाले अपने पता है संविधान को या अपने विधि विधान को क्या लिखते हैं, इंडियंस। और याद रखिए अरबियों से यूरोपियों ने वहां से ज्ञान लिया, तो वो यूरोपियन क्या कहते हैं, हमारा जो ज्ञान है अरबी ज्ञान है। तो गया कहां से लौट फिर के, अब हम लोग आपस में लड़ते रह गए अपनी मूछ, अपने आन तान बान के लिए, और ये लोग मौज ले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सबसे ज्यादा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब ये देखिएगा यहां पर बहुत ही अच्छी चीज है, यहां पर एक ब्रिटेन की आयर नीति। तो जरा ये आपने कॉपी कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और आप इसको जरूर समझिएगा। देखिएगा एक ब्रिटेन की आयर नीति मतलब, यानी कहने का मतलब है बेटा एकल नागरिकता, बेटा एकल आपके नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है बेटा, ब्रिटेन से। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के देश के संविधान से क्या दिया गया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का उल्लेख कहां पर है, संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद आपके कहां से, 5 से लेकर के 11 तक। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद आपके 5 से लेकर के 11 तक आपके एकल नागरिकता का उल्लेख है। और एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता प्यारे बच्चों, एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसे विदेश की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, और यदि वो विदेश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता का त्याग करना होगा। माने कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए ही नहीं, और कुछ प्रावधान और कुछ आपके मतलब आपके योजनाएं, विशेषताएं केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। अब उससे वो वंचित हो जाएंगे, याद रखिएगा। वो अपना बीपीएल कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, वो किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, वो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीच, उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। वो आपके मतलब ऐसे बहुत सारे संविधान में आर्टिकल हैं जिनका वो फायदा नहीं उठा सकते। प्यारे बच्चों, नागरिकता की समाप्ति भारत के संविधान के भाग आपके 2 में अनुच्छेद 9 में दे रखी है, और नागरिकता की प्राप्ति भारत के संविधान के भाग आपके 2 में अनुच्छेद 11 में दे रखी है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है और नागरिकता का उल्लेख कहां पर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। इसके बाद देखेंगे आगे ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि आयर नीति, माने कि आयर नीति। अब देखो आयर नीति से क्या हो जाएगा बेटा, आयरलैंड एक देश है, आयरलैंड से क्या लिया गया बेटा, नीति निर्देशक तत्व। नीति आपके निदेशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। भारत के संविधान के आपके भाग 4 में और अनुच्छेद आपके याद रखिएगा 36 से 51 तक क्या दे रखा बेटा, ये नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। ये राज्य के नीति तत्व हैं, और बेटा ये नीति तत्व क्या हैं, ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये न्यायालय द्वारा याद रखिए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात इसका मतलब है, अब देखिएगा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए बेटा, आयरलैंड से। आयरलैंड की एक महिला थी, उसकी इतिहास में बहुत विशेषता है, और आयरलैंड की उस महिला का नाम क्या है बेटा, एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी, याद रखिएगा। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की आपके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों,
1917 में। चलिए अब भारत के संविधान के भाग 4 में और याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं और ये बाध्यकारी नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर तुम्हारे किसी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस करे, कोई उल्लंघन करे, तो ऐसी स्थिति में आपके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपके जो मौलिक अधिकार का वायलेंस हुआ है, उल्लंघन हुआ है, उसके आपके संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट दे रखी है, यानी 5 प्रकार की आपको क्या मतलब जो कि रिट प्राप्त है, याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा संविधान की मूल आत्मा कहा है। याद रखिए, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तन नहीं। इसका क्या मतलब है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये बाध्यकारी है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, पर डीपीएसपी के लिए ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इसको आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा, इसको जरा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेटा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखो इसका क्या मतलब है, देखो ऐसे मान लो कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसमें आपके अनुच्छेद 38 में क्या दे रखा बेटा, कल्याणकारी राज्य की बात दे रखी है। तो बेटा राज्य का कल्याण कब होगा, जब संसाधन क्या होंगे बेटा, संसाधन क्या होंगे हमारे पास, अधिक होंगे और जनसंख्या कैसी होगी बेटा, जनसंख्या कैसी होगी बेटा, कम होगी। पर हमारे देश में क्या है, इसका विपरीत है। हमारे देश में संसाधन तो क्या है बेटा, पर्याप्त है। क्या है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त संसाधन है। मैं ये नहीं कहूंगा कम है, पर्याप्त संसाधन है, वही लिमिट में बोलना है हमको। अब जनसंख्या क्या है बेटा, जनसंख्या तो बहुत है, जनसंख्या क्या है, अधिक है। अब संसाधन आपके पर्याप्त है, जनसंख्या अधिक है, तो राज्य कैसे कल्याण कर सकता है। अगर राज्य कोई योजना लागू करे, जैसे कि नरेगा है, मनरेगा है, जैसे कि आपके मतलब क्या नाम है, प्रसूति महिला की आपके डिलीवरी हेल्प सहायता है, जैसे कि अगर मान के चलिए वृद्धा और विधवा पेंशन है, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण है, जैसे कि SC ST के लिए अलग विशेष प्रावधान है, इन सब की योजनाओं को चलाने का काम राज्य तभी कर सकता है जब राज्य के पास संसाधन होंगे। राज्य ने कह दिया मेरे पास संसाधन नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। चलिए तो देखिएगा प्यारे बच्चों, हमें ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं और सबसे ज्यादा संविधान कहां से लिया गया। ये कह रहा है संघ कनाडा गढ़ फ्रांस ने जीते। इसका क्या मतलब है, संघ कनाडा माने कनाडा देश के संविधान से बेटा क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा देश के संविधान से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से ली गई प्यारे बच्चों। और याद रखिए ये क्या होता है, भारत अर्थात इंडिया सभी राज्यों का संघ होगा और इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। ऐसा सोचने मात्र से ही आपको कानूनन कार्रवाई की जा सकती है आपके खिलाफ। माने याद रखिएगा कि आपके सेक्शन 124 ये निर्देशित करता है कि आपके खिलाफ राजद्रोह हो सकता है। साथियों ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत को और भारत के 560 देशी रियासतों को भारत में विलय किया और भारत को अखंड बनाया और वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत बनाया, जिसमें स्टेट जो इस समय है, स्टेट माने राज्य इस समय कितने 28 है, यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश कितने आपके 8 हैं, याद रखिएगा। तो ये कनाडा देश के संविधान से क्या ली गई बेटा, संघात्मक व्यवस्था। भारत सभी राज्यों का क्या है, संघ है, भारत सभी राज्यों का संघ है। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा देश के संविधान से। बेटा सब लोग जुड़े रहिएगा, सब लोगों को नमस्कार, ठीक है ना, सब लोग जुड़े रहिएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर आपके अगला देखिएगा क्या कह रहा है ये। अब देखिए अब बात कर लेते हैं, तो अगला ये कह रहा है, देखो जीवन में थोड़ा सा जैसे उम्र बढ़ती है तो सीरियस रहना जरूरी है। सीरियस रहोगे तो समाज में रह पाओगे, और यदि अगर हवाबाजी करोगे तो बेटा कभी जी नहीं पाओगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, गढ़ फ्रांस ने जीती, इसका क्या मतलब है, तो बेटा गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र आपकी व्यवस्था कहां से ली गई है, तो गणतंत्र व्यवस्था की बात करें तो बेटा फ्रांस से ली गई है, फ्रांस से। फ्रांस देश के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था। भारत गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी आपके 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्या इसका मतलब यही है कि अब जब भारत आपके ये जो ना गणतंत्र हुआ था तो तभी से ये गणतंत्र व्यवस्था कहा जाता है, नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा, बताऊंगा बेटा गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि यहां पर आपके राष्ट्रपति से लेकर के आपके गांव के प्रधान तक जनता द्वारा, याद रखिएगा, जनता द्वारा आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके चुना गया आपके प्रतिनिधि होगा। यहां पर आपके याद रखिएगा, यहां पर किसी भी कीमत पर, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर याद रखिएगा, यहां पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं है राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति होगा, मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री होगा, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम चुने जाओ तो ठीक है, और नहीं चुने जा रहे हो तो जैसे भी आपकी मर्जी वैसा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि को क्या कहेंगे, ये आपके गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हाँ, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन क्यों गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर आज भी क्या है जानते हो, वहां पर आज भी आपके महारानी महाराज राजकुमार आज भी परंपरा से, वंश परंपरा से। पर भारत में कोई वंश परंपरा नहीं है, राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या बात समझ में आ गया आपको, सबको समझ में आ रहा है, हम सब कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, और सब लोग आप पढ़िएगा, सब लोग पढ़िए, ठीक है, और सब लोग आगे बढ़िए, ठीक। देखिए याद रखिएगा, ये कह रहा है कि जर्मनी चला कछुए की चाल, इसी ने लगाया आपातकाल। माने प्यारे बच्चों, जर्मनी देश से क्या लिया गया बेटा, आपातकाल लिया गया। क्या लिया गया है, आपातकाल। और ये आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपके आपातकाल, याद रखिएगा आपातकाल, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, देखिएगा आपातकाल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वहां से दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के होते हैं, जरा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, आपातकाल, और आपके राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपके शासन, याद रखिएगा। और आपके यहां पर बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 सेकंड रुकिएगा, गर्मी बहुत है। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल में भारत के संविधान के अनुच्छेद आपके 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और अनुच्छेद आपके 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है, याद रखिएगा। अब देखो इनमें अंतर कितने का, बेटा 4 का अंतर है, याद रखिएगा। याद रखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में आपके वित्तीय आपातकाल है, और 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल है बेटा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, आपातकाल की बेटा, तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 3 बार लगा,
अब 3 बार कैसे कैसे लगा? जब विद्रोह हो जाए, विदेशी देश कोई पड़ोसी देश हम पर हमला कर दे, विद्रोह हो जाए। फ्रांस में विद्रोह चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा, ये कितने नालायक है ये लोग कि हमसे कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी अगर बात हो जाए, मणिपुर या कोई भी, तो सारी मीडिया, सारे मानवाधिकार, सारी महिला आयोग और ये पुरुष आयोग और इधर उधर की हवाबाजी सब आ जाते हैं। ये अपना मुखड़ा नहीं देखते कि हम कितने मलूक हैं। फ्रांस में जब ये सब कुछ घटनाएं हो रही हैं, ना यूएन कॉफी पीने वाली संस्था कुछ कर पा रहा है, ना कोई कुछ कर पा रहा है। ये सब आपके निकम्मी संस्थाएं हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये संस्थाएं बस केवल तभी हवाबाजी करती हैं जब हमारी किसी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वो किसी की भी हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की हो, मुस्लिम भाइयों की हो, चाहे वो आपके सिखों की हो, ईसाइयों की हो, उनकी संस्कृति को जब मतलब क्या नाम है, जो कि नुकसान पहुंचाना है, तब ये सारे के सारे सब मीडिया कर्मी या सब दुनिया हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। भारत को इतना सस्ता समझ रखा है इन लोगों ने, और इन लोगों को नहीं पता आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, 3 बार लगा है। एक तो भैया 1962 में आपके भारत चीन युद्ध, भारत और चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था। ए नालायक, हमसे युद्ध कर गया। हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील का सिद्धांत, और ये चुरा भोंक गया। ये संस्कृति है विदेशियों की। भारतीयों की संस्कृति है कि कोई भी क्षत्रिय माने कोई भारतीय अगर कोई मान के चलो निहत्ता है तो निर्दोष है, निहत्ता है या कोई भी है, उसे छोड़ देते हैं, जा चल निकल यहां से। अब देखिएगा 1971 में याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान याद रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ था। यानी पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। भारत युद्ध हुआ था, एक तब लगा था और एक लगा था 1975 को आंतरिक अशांति के कारण लगा था, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब अगला बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको रफ करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति शासन की बेटा, तो राष्ट्रपति अगर शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन आपके कितनी बार लगा है और कहां कैसे लगा है। तो जब राज्य की स्थिति सही ना हो तो आपके राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? आपके 356 में। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा कहां लगा बेटा? पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। और याद रखिएगा सर्वाधिक आपके बार राष्ट्रपति आपके शासन याद रखिएगा कहां लगा? याद रखिएगा तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा आपके कहां पर? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आपके 10 बार। कितनी बार? 10 बार। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा, जहां की जनसंख्या ज्यादा, जहां पर राजनीति ज्यादा, और जहां पर राजनेता ज्यादा, यहाँ की लोकसभा सीट ज्यादा, जहां की विधानसभा सीट ज्यादा, जहां पर आपकी विधान परिषद सीट ज्यादा, जहां पर आपके राज्यसभा सीट ज्यादा, तो जाहिर सी बात है यहाँ की राजनीति ज्यादा होगी, वहां पर राष्ट्रपति शासन जरूर लगेगा। कुछ लोगों का मत था, कुछ नेताओं का मत था कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से किए जाएं। तो क्या ये राजद्रोह नहीं है? ये राजद्रोह माना जाएगा मेरे निगाह से, मेरे व्यक्तिगत निगाह मानना है, ये राजद्रोह माना जाएगा। माने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि एक इतने बड़े क्षेत्र को तुम संभाल सको। 4 हिस्से करने का क्या मतलब है? माने और हिस्से हो जाएंगे और राजनीति होने लगेगी और चुनाव इन सब में इन झगड़ों में लगे रहेंगे, कोई व्यवस्था सही हो नहीं सकती है। चलिए अब देखिएगा, बात कर लेते हैं। अगर देखिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इसको रफ करते हैं।
तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो जब हमारी आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाए और याद रखिएगा विदेशी मुद्रा खत्म हो जाए और हमारे मुद्रा के डॉलर की अपेक्षा कीमत बहुत ज्यादा गिर जाए, तब वित्तीय आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल बेटा, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा, याद रखो अभी तक नहीं लगा। कौन सा अनुच्छेद के संग लगता है? अनुच्छेद आपके 360 से लगता है। अभी तक नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। क्या मेरी बात आपको यहां तक सबके समझ में आ गई? चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला ये कह रहा है अमेरिका ने अधिकार बुना। इसका क्या मतलब है बेटा? अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका, अमेरिका माने यूएसए, यूएसए से क्या लिया गया बेटा? मौलिक अधिकार, मौलिक आपके अधिकार, मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, माने याद रखिए मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग आपके 3 में और अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 36 तक मौलिक अधिकार दे रखे हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आपके मूल संविधान में, मूल संविधान, संविधान बनाता तब, मूल संविधान की अगर बात करें मूल संविधान में, तो बेटा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। पर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में आपके 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी वर्तमान में? तो वो 6 रह गई। कितनी है? 6। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखो। ये इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या चीज है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, इससे हटा करके आर्टिकल आपके 300A में ले गया है। अब ये कैसा अधिकार हो गया? ये कानूनी अधिकार हो गया, कानून का अधिकार हो गया है। कानून का अधिकार मतलब है विधिक अधिकार हो गया, संविधान, संवैधानिक नहीं रहा ये, ठीक है ना, विधिक अधिकार हो गया है। चलिए, मौलिक अधिकार नहीं रहा कुल मिला के। क्या आपको बात समझ में आ गई कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? जैसे मौलिक अधिकार बताता हूं, आर्टिकल 19 में दे रखा है राइट टू स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। तो किस लहजे तक बोलना है? जैसे मैंने एक एसडीएम के बारे में बोला तो किस लहजे तक बोला? ज्यादा लहजा, ज्यादा अमर्यादित नहीं बोलना है, गलत होता है। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, चॉइस है। जहां तक मेरा मत है, वो जो कर्मचारी है अगर उसकी पत्नी एसडीएम हो गई, ठीक है भाई, जाओ, हमारा ईश्वर देख रहा है, तुम्हारा कर्तव्य यहीं तक था, अब तुम जा सकते हो, जाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और वो अपनी और मतलब क्या नाम है, वो खुद तैयारी करे, खुद करे। जब पत्नी को करा सकता है तो खुद नहीं कर सकता? खुद तैयारी करे और खुद तैयारी करके वह खुद अधिकारी बने, आईएएस बने। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर उसकी उम्र निकल गई है तो मौर्य है, ओबीसी में आता है, 35 के आसपास तो होगा, 35-36 तो उसकी आईएएस की है, तैयारी करे, आईएएस बने। देखो, हमें किसी को गाली गलौज दे करके, फालतू बात कह के हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि इस लाइन को छोटा करना, अपनी लाइन बड़ी कर लो। बेटा ये संसार है, इस संसार में रोओगे तो पागल कहलाओगे, माने अपना खुद एक मजबूत एक दीवार बनाओगे, तब आपके सम्मान के साथ जी सकते हो। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं, अगला देखिएगा, अगला देखिए, अगला यहां पर क्या है देखें। तो यहां पर देखो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए बेटा, सबको समझ में आ गया होगा, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, इसी ने राष्ट्रपति को चुना। तो बेटा एक चीज सुन लो अच्छे से, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का अगर मैं निर्वाचन की बात करूं, निर्वाचन, तो बेटा कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो याद रखिएगा ये लिया गया अमेरिका से। देखिएगा, निर्वाचन का मतलब राष्ट्रपति को बनाना, महाभियोग का मतलब हटाना, उसे पद से हटाना, उसे पद से हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, ये महाभियोग, इसको इंग्लिश में इंपीचमेंट बोलते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में वर्णन है, इंपीचमेंट के बारे में वर्णन है। अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, क्योंकि उसके निर्वाचन की रीति बहुत बड़ी है, इसलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा तो आपको समझ में आएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। चलिए अगला देखिएगा, अगला बात कर लेते हैं, रूस ने कर्तव्य निभाया। एक पोयम है, सुबह उठ लीजिए, उठ करके मॉर्निंग में आप इसको रट लेना, आप इसको रट लेना, और ये पोयम रट ली, संविधान के आपके स्रोत पता चल जाएंगे, आपके सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा, इसी आप देखो, रूस ने कर्तव्य निभाया, तो बेटा याद रखो रूस से, अच्छा रूस का पहला नाम क्या था बेटा, यूएसएसआर, और यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ, सोवियत आपके संघ, सोवियत संघ। अच्छा सोवियत संघ बेटा बना कब था, बना था बेटा 1922 में। अच्छा विघटित कब हुआ बेटा, विघटित हुआ याद रखिएगा 1991 में। अच्छा इससे कितने देश अलग हो गए, आपके देश अलग हुए थे, तो इससे देश अलग हुए थे बेटा 15, और 15 देश अलग हो गए, तब जाके बन गया ये रूस। और रूस में कौन सी यू की मात्रा लगती है, बड़े यू की मात्रा लगती है। चलिए अब रूस से माने यूएसएसआर से क्या लिया गया बेटा, ये लिया गया क्या, क्योंकि जब हमने लिया था तब ये यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर कहना ज्यादा सही रहेगा रूस की अपेक्षा। रूस से हमने लिया है क्या, मौलिक कर्तव्य, मौलिक आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और बेटा याद रखो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह आपके समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर, सिफारिश पर जोड़े गए, जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका उल्लेख भारत के संविधान के जब जोड़े गए थे तो आपके भाग आपके कौन से में, 4 क में, और अनुच्छेद आपके याद रखिएगा 51 क में, अनुच्छेद 51 क में दे रखा है। ये हमारा कर्तव्य, तिरंगे का हम सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, और पशु प्राणी इन सब का आपके सम्मान करें, माने इनको जीवन जीने दें, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये भाईचारा, ये सब चीजें और भारतीय संस्कृति को बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो संविधान के भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं, तो जरा देखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो देखो, देखिए अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में देखें तो मौलिक आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में देखें तो प्यारे बच्चों, तो इनकी संख्या आपकी कितनी थी, पहले थी 10, और याद रखिएगा इस समय आपके 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इसकी संख्या क्या कर दिया, आपके मौलिक कर्तव्यों की आपके 11 हो गई, जिसमें आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और जोड़ लिया, पढ़ाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को प्यारे बच्चों अच्छे से। कितना सरल है यार संविधान, ऐसा सरल चीज तो कोई भी नहीं है। कठिन है टेम्पू चलाना, तिल्ली चलाना, कठिन है आप याद रखिए मजदूरी करना, पढ़ाई करके किसी पद पर पहुंच जाना ये सरल है। और टेम्पू ठेल ढकेल डंडा खाना, पुलिस की ढैंचा पुलिस का डंडा खाना। ऑस्ट्रेलिया प्रसवर्ती लाया, इसका क्या मतलब है बेटा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है,
ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया बेटा, याद रखो। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। संविधान की किसी भी हिस्से में आपके संशोधन कर सकते हैं, याद रखिएगा, बशर्ते संविधान के मूल ढांचा विकृत ना हो। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में ये व्याख्या दिया था। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और माने प्रस्वर्ती का मतलब क्या होता है बेटा? प्रस्वर्ती का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा और प्लस समवर्ती सूची, समवर्ती आपके सूची। तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए हमारे देश का प्रेम्बल है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, भारत के लोग से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा चुका है, इसमें भी आपके एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ। प्रस्तावना में भी एक बार संशोधन हो चुका है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में याद रखिए अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है चीजें जरा देख लेते हैं। अगली बात को भी देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो पॉलिटिकल साइंस तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा जुड़े रहिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने संशोधन किया, इसका क्या मतलब है? माने दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या दिया गया बेटा? तो याद रखो संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन लिया गया है, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। अब किस अनुच्छेद के तहत होता है बेटा संविधान में संशोधन? अनुच्छेद आपके 368 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में बेटा क्या दे रखा है? संशोधन दे रखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन दे रखा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब संविधान में संशोधन की जरूरत क्या पड़ेगी? आज से लगभग 70-75 साल पहले संविधान बना था, और जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने ये रूपरेखा और ये मान लिया, ये आभास कर लिया कि हमारा, देखो याद रखिएगा समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। माने अब देखो उस समय इतनी आपके टेक्नोलॉजी नहीं थी, एआई नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, मशीन लर्निंग नहीं था, 5th जनरेशन नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी। उस समय संविधान बना था। इसको ध्यान रखते हुए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब क्या नाम है, जो कि हमारा संविधान कब बना है और बाद में कहीं इस पर कोई किसी प्रकार का कैसा भी कोई मतलब जो कि कोई दो शब्द ना कह पाए इसके खिलाफ। इसलिए इसमें व्यवस्था की गई संविधान में संशोधन की। अगर संविधान में संशोधन करके साइबर सेल ला दो, संविधान में संशोधन करके आज वर्तमान की भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, देश काल परिस्थिति के आधार पर स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार संविधान में आपके परिवर्तन किया जा सकता है, माने संशोधन किया जा सकता है। परिवर्तन शब्द ज्यादा सही नहीं रहेगा, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, बात कर लेते हैं आगे की। देखिए ये कह रहा है तब जाकर के संविधान बना, माने प्यारे बच्चों तब हमारा देश का संविधान बन गया। अब आपको पता चल गया विधि के समक्ष आपके शासन समता ये कहां से कैसे कैसे शब्द लिए गए, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, ये देखो अनुसूची माने शेड्यूल। याद रखो मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में बेटा याद रखिएगा कितनी थी? 8 थी। अच्छा वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में बेटा कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12। याद रखिएगा मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। जरूरत पड़ी तब ना 12 है, संशोधन करना पड़ा, जरूरत पड़ी 12 हो गई। अब सुनिएगा, राज्यों का वेतन
अब देखिएगा, इसको नेगलेक्ट करता हूं, तो सब लोग जुड़े रहिएगा। राज्यों का वेतन और उनकी शपथ, राज्यसभा सीटें अनुप्रशासन में 83 मेगा, संवर्ती की भाषा से हुई संपत्ति खत्म, 10वें दल बदल पंचायती और नगर निगम। तो देखिएगा, अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में, वेतन में 2 में, शपथ में 3 और राज्यसभा सीटों का 4 में उल्लेख है, अनुप्रशासन 5 है और 83 मेगा 6 है और संवर्ती 7 है, भाषा 8 है, संपत्ति खत्म 9 है और दल बदल 10 है, पंचायती 11 है, नगर निगम 12 है। माने आपको दिख रहा होगा 12 अनुसूची। तो प्यारे बच्चों जरा देख लेते हैं, ये आपके ये हो गया, जरा इसको ऐसा कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिएगा, देखिए यहां पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अनुसूची आपके 1 ये हो गई, 2 वेतन हो गया, 3 शपथ हो गया, अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटें हैं, अनुसूची 5 में अनुप्रशासन है, ये क्या चीज है आपको बताएंगे आगे, 6 में 83 मेगा क्या चीज है ये भी बताएंगे, 7 में संवर्ती है और बेटा 8 में भाषा है और 9 में संपत्ति खत्म यानी भूमि सुधार है। बेटा क्या चीज है, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार आपके 9वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा भूमि सुधार। तो भूमि सुधार क्या है, 9वीं अनुसूची। दल बदल 10 में, पंचायती 11 में, नगर निगम 12 में। क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। यदि आ रही है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान के भाग 1 में जो व्यवस्था दे रखी है वही अनुसूची 1 में। अर्थात क्या व्यवस्था है, भारत अर्थात इंडिया सभी राज्यों का संघ होगा, जिसके राज्य क्षेत्र में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं वेतन। तो वेतन के बारे में अनुसूची आपके 2 में, यानी कि मान के चलिए कि अब वेतन, राज्यपाल का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री तो चलिए उनको तो सांसद निधि मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीशों का वेतन, ये जितने जिनको वेतन मिलता है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन 4 लाख रुपए महीने का। तो ये जो वेतन दे रखा है कि अनुसूची आपकी किस में दे रखा है, 2 में। 3 में क्या दे रखा है बेटा, शपथ के बारे में। हर कोई अपने पद की शपथ लेता है, हर कोई, मतलब हर कोई का मतलब क्या है, अगर जैसे कि आप अधिकारी बने, आईपीएस बने, आप अपने पद की शपथ लेंगे हैदराबाद में। और प्यारे बच्चों ऐसे राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आगे, सीजीआई के आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सभी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के आगे। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के आगे। सभी राज्यों के राज्यपाल अपने पद की शपथ लेते हैं आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आगे, जो संबंधित हाई कोर्ट है माने उच्च न्यायालय है। तो जो शपथ की आपको उल्लेख दे रखा है 3 में दे रखा है। अच्छा, राज्यसभा सीटें महिलाओं को कितनी आरक्षण है, पुरुषों को कितनी आरक्षण है, तो बेटा राज्यसभा जो सीटें हैं ना वो आपके, इसका उल्लेख कहां पर है, आपके 4 में। तो कितनी है बेटा, 250 है, जिसमें कितना प्रतिशत महिला होंगी, कितना प्रतिशत एसटी होगा, कितना प्रतिशत एसटी होगा, इन सबके बारे में दे रखा है आपके किसमें, आपके राज्यसभा सीटों में। अनुप्रशासन क्या चीज है इसको बाद में देखेंगे, 83 मेगा बाद में देखेंगे क्योंकि समय आपके समाप्त हो रहा है। भाग 8 में देखते हैं क्या चीज है, भाषा। तो बेटा भाषा का उल्लेख किसमें, आप भाषा कितने, आपके संविधान में कितने प्रकार की है, 22 प्रकार की भाषाओं को उल्लेख है।
कितने प्रकार की संविधान में भाषा को लेके बेटा? 22 प्रकार की भाषा को लेके। अब याद रखिएगा 22 प्रकार की भाषा का उल्लेख है और संविधान की अनुसूची किसमें? 8 में दे रखा है। प्यारे बच्चों, इसको कहां रखा गया है? इसको संविधान में कहां रखा गया है? जल्दी से आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद आपके किस में रखा गया? जल्दी बताइए फटाफट से, और किस भाग में रखा गया है, ठीक है ना। तो संविधान के भाग आपके 17 में, 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो 8वीं अनुसूची में खत्म कहानी, और 343 में आपके दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं संपत्ति का आत्मा यानी भूमि सुधार। भूमि सुधार का उल्लेख भारत के संविधान की अनुसूची 9 में दे रखा है। माने संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, तो प्यारे बच्चों इसी को लेकर के हुआ था। संविधान में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था प्यारे बच्चों, इसी को लेकर के हुआ था, 9वीं अनुसूची को लेकर के। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची यानी कि भूमि सुधार को जोड़ा गया था। 9वीं आपके अनुसूची आपके जोड़ी गई थी, शेड्यूल जोड़ी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें संविधान का पहला, याद रखिएगा, संविधान का आपके पहला संशोधन हुआ। पहला संशोधन हुआ कब हुआ था? 1951 को ही हो गया। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके ठीक 1 वर्ष के भीतर संविधान का पहला संशोधन हो गया आपके 1951 में, भूमि सुधार को लेकर के, यानी कि आपके संपत्ति को लेकर के, यानी कि आपके 9वीं अनुसूची यानी शेड्यूल को लेकर के। प्यारे बच्चों, ऐसे ही उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन हुआ बेटा, और 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। और 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1985 को। दल बदल जोड़ा गया। दल बदल क्या चीज है? दल बदल कानून के तहत अब किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता रद्द हो सकती है, समाप्त की जा सकती है, अगर वो इस कानून के दायरे में आता है तो। माने इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हो गया कि प्यारे बच्चों, आपने देखते थे कि कोई भी किसी पार्टी की तरफ से यदि उसने टिकट दिया और वहां से बतौर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना गया और वो क्या है, सांसद हो गया, अब उसको किसी ने किसी भी प्रकार का नैतिक अनैतिक प्रलोभन दिया और उसने पार्टी बदल दी। ऐसे तो क्या होता है कि लोकतंत्र वास्तविकता खतरे में हो जाता है। मतलब त्रिकोणीय त्रिशंकु सरकार की उत्पत्ति होती है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का पद और मंत्रिपरिषद की जो आपकी कार्यशैली होती है वह कमजोर होती है, जिससे देश को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस दल बदल कानून को लाया गया और इसको 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे की चीजें आपको फिर समझाई जाएंगे। आज आपके यहीं तक समाप्त किया था आपके सेशन को। जय हिंद, जय भारत।